नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट की लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम टेस्ट आईडी जो 60 नंबर है उसके रीजनिंग के सॉल्यूशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखिए पेपर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनकी एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको बतानी है, सही सार्थक क्रम आपको बताना है। तो देखिए आपको एक तो पहला वर्ड दिया है पौधा, परागकण, बीज, अंकुरण दिया है और फिर फल दिया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका जो पौधा बनता है उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज है बीज लगाने से लेकर आपका जो फल है वहां तक की स्टेप लिखी है। तो सबसे पहले इसमें आएगा बीज। सबसे पहले हम लोग बीज लगाते हैं और बीज लगाते हैं तो बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है, स्प्राउटिंग होती है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया था स्प्राउटिंग, अंकुरण। और उसके बाद देखिए आपका आएगा पौधा, जो कि आपको 1 नंबर में दिया है। अंकुरण के बाद आपका क्या बनने वाला है? पौधा बनने वाला है। और पौधा बनने के बाद पॉलिनेशन, परागण करना आएगा। ये सेकंड ऑप्शन में दिया है तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद आपके क्या आने वाले हैं? फ्रूट, फल, जो कि 5 नंबर में दिया है। इसका मतलब आपकी लॉजिकल सीक्वेंस ये होने वाली है कि सबसे पहले बीज, और बीज के बाद स्प्राउटिंग, अंकुरण, और उसके बाद आपका क्या है? पौधा बनने वाला है। और पौधा के बाद में पॉलिनेशन आएगा और उसके बाद क्या आएगा? फल आएगा। और ये लॉजिकल सीक्वेंस आपको सी ऑप्शन में दी गई है, इसलिए यहां से आप लोग कहने वाले हैं कि सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो ये आपको लॉजिकल सीक्वेंस बतानी थी वर्ड्स के बीच में, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगले क्वेश्चन में बोला है कि 17 का जो रिलेशनशिप 159 से है। देखिए आपको कहा है कि 17 का जो रिलेशनशिप है वो किससे है? 159 से है। और 11 का जो रिलेशनशिप है वो किससे है? 105 से है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि 13 का रिलेशनशिप किससे होगा। तो देखिए आप आराम से बता सकते हैं। ये देखिए जैसे 11 का रिलेशन लिखा है तो 11 का 105 से लिखा है, तो आप लोग 11 × 9, 99 प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। 11 × 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। और देखिए ये जो लिखा है 17 का 159 से, अगर इसको 9 से गुणा करते हैं, अगर इसको 9 से गुणा करते हैं तो ये आपके पास 153 आएगा। और अगर उसमें 6 ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास 159 आ जाएगा। इसका मतलब गुणा 9 प्लस 6 दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग गुणा 9 प्लस 6 करने वाले हैं। और अगर 13 × 9 करेंगे, 13 × 9 करेंगे तो ये आपके पास 117 प्लस जो 6 करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? 123। और ये आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर आपका ए ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला था। तो ये एनालॉजी से क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था कि आपको बोला था कि 17 का जो रिलेशन 159 से है तो ये गुणा 9 प्लस 6 है। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बोला है कि 11 और 105 के बीच में है, गुणा 9 प्लस 6 है। तो आपसे पूछा है कि 13 का रिलेशनशिप किससे होगा। अब यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए लिखेंगे तो सेम रिलेशन जो है वो आपका किससे आने वाला है? 123 से आने वाला है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है, आपको बोला है कि इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने 6 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन है वो अभी पूछे भी जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि RFIZED, ये आपके पास 6 अल्फाबेट लेटर दिए हैं। और आपसे पूछा है कि इन 6 अल्फाबेट लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ये आपसे पूछा है। तो मीनिंगफुल वर्ड है वो यहां से केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है, और ये बनने वाला है आपका यहाँ पर फ्रीज वर्ड बनने वाला है। देखिए फ्रीज जो वर्ड है ये यहाँ पर आपका मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है, और यहां से आप देख सकते हैं कि क्लियरली एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए आप यहाँ पर कहने वाले हैं कि ए ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन है ये वोकेब से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। इनमें क्वेश्चन जैसे रिपीट भी होते रहते हैं, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। यहां से आप लोग कह सकते हैं कि ये जो अल्फाबेट लेटर थे, आपके पास 6 अल्फाबेट लेटर थे, और इनसे केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला था, और वो क्या था? फ्रीज था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि 5 आकृतियों में से 4 आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान है, सिमिलरिटी है। बोला है कि 5 आकृतियां हैं, इनमें से 4 आकृतियों में सिमिलरिटी है। आपको ये बताना है कि कौन सा इससे डिफरेंट है, जिसमें डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो देखिए एक अल्फाबेट लेटर जी दिया है, उसके अपोजिट 3 अल्फाबेट लेटर दिए हैं, वो तीनों के तीनों सेम है। यहां पर एल दिया है, और उसके अपोजिट जो 3 सिंबल दिए हैं वो तीनों के तीनों क्या है? सेम है। ऐसे देखिए ये सर्किल है, इसके अपोजिट है वो तीनों के तीनों स्क्वायर हैं, वो तीनों के तीनों सेम है। ये आर है, इसके अपोजिट तीनों के तीनों डॉट बने हुए हैं, वो तीनों के तीनों क्या है? सेम है। लेकिन देखिए इसमें आपका जो ये आकृति दी है उसके अपोजिट जो तीनों है वो तीनों की तीनों सेम होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन है ये इनसे डिफरेंट है। तो आप कहने वाले हैं कि इन 5 आकृतियों में से जो ई आकृति है वो आपकी डिफरेंट होने वाली है, और आपको यही बताना था
कि कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो ई है वो इसे बिलोंग नहीं करता है, ई डिफरेंट है, और ये आपको ए ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए आप कहने वाले हैं कि यहाँ आपका ए आंसर आने वाला है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन जो है ओड मैन आउट जिसको हम बोलते हैं उसका क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। ओके, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि चार युग्म में से तीन किसी निश्चित तरीके से समान है और एक डिफरेंट है, वो आपको बताना है। तो देखिए पहले में दिया है कि आपका रुपीज है, ये सिंबल दिए हुए हैं, तो ये जो सिंबल है आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि ये जो है ये आपका क्या है, येन मुद्रा है। आपको पता है ये येन, येन जापान की मुद्रा है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही ये जो सिंबल है ये आपका क्या है, डॉलर का सिंबल है। आप लोग यहां से कह सकते हैं कि ये जो सिंबल है वो आपका क्या है, डॉलर का सिंबल है। और ये जो सिंबल है ये आपका किसका है, पाउंड का सिंबल है, ये पाउंड स्टर्लिंग जो उसका सिंबल है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये रुपीज लिखा है, तो ये सभी की सभी क्या है, मुद्राएं हैं। तो इनका रिलेशन मुद्रा के साथ मतलब ये सभी की सभी क्या है, मुद्राएं हैं, वो यहाँ पर लिखा है। अब ए बी सी डी लिखा है, वो सभी के सभी क्या है, अल्फाबेट लेटर है, अक्षर है, तो यहाँ पर आपका अक्षर लिखा है। देखिए ये सभी के सभी क्या है, सिंबल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, टेक्स्ट लिखा है, तो ये टेक्स्ट नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट होगा। और देखिए ये सभी की सभी क्या है, संख्याएं हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, ये डिफरेंट होने वाला है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आपको यही बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका डिफरेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल लिखे थे, वो करेंसी थी तो आगे करेंसी लिखा है, कुछ अल्फाबेट लेटर हैं तो वो लेटर हैं तो आगे लेटर लिखा है, नंबर के हैं तो उनके आगे नंबर लिखा है, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट होने वाला है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला है। तो काफी सिंपल था, इसमें एनालॉजी का क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। ओके, ऐसे ही देखिए आगे बढ़ते हैं। और बोला है कि प्लस को माइनस से बदल दिया जाए और गुणा को किसी भाग से बदल दिया जाए, तो कौन सा समीकरण है, वो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए पहले तो आप लोग इस इक्वेशन में सिंबल को चेंज करने वाले हैं। चेंज करेंगे तो देखिए ये भाग का है, भाग की जगह पर तो क्या आ जाएगा, गुणा से रिप्लेस किया है तो गुणा 7 आ जाएगा। प्लस जो है वो माइनस से चेंज होगा, और उसके बाद 288 है, उसके बाद देखिए गुणा है तो ये गुणा किससे हो जाएगा, भाग से हो जाएगा 2, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 144। ये जो गुणा है ये भाग से रिप्लेस हो जाएगा तो ये भाग 3 आ जाएगा, और माइनस है वो प्लस से रिप्लेस हो जाएगा तो 152 आ जाएगा। और ये देखिए भाग है वो किससे, गुणा से हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये प्लस है वो माइनस 120 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन मार्क साइन मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको पता है कि ये बोर्डमास के रूल पर इक्वेशन सॉल्व की जाती है। इसमें सबसे पहले आपका ब्रैकेट होता है जो कि यहाँ पर नहीं है, उसके बाद ऑफ या हम लोग जो वो ऑप्शन होते हैं वो करते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हैं तो सबसे पहले आपका डिवीजन होगा। अब डिवीजन होगा तो वो डिवीजन आपका यहाँ पर दिया हुआ है और ये डिवीजन दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये डिवीजन ही सॉल्व करने हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या आएगा, 144 आएगा। ओके, और ये देखिए ये आपका क्या आएगा, ये 4, और ये 48 आएगा, ये आपका 48 आएगा। तो अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लिया है, मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। अगली स्टेप में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो देखिए 98 गुणा 7, तो 98 गुणा 7 जो है ये आप कहेंगे यहां पर 686 आ जाएगा। ओके, और ये आपका माइनस 144 है, उसके बाद प्लस ये कितना है 48, और प्लस देखिए 152 गुणा 2 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 304 आने वाला है, और माइनस कितना 120 आने वाला है। अब देखिए उसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले जो है डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको क्या करना था कि एडिशन करना है, तो देखिए 686 है, और ये आपका 48 है, और 304, इनको ऐड करना है। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो देखिए 686 प्लस 304 ऐड करोगे तो ये आपका 990 हो जाएगा, और 48 ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1038 हो जाएगा। तो ये आपका 1038 है, और इसमें से माइनस कर देंगे आप लोग 144 और 120, तो ये आपके पास जो है 264 आएगा। ठीक है, और अगर इसको माइनस करते हैं तो देखिए 1038 में से माइनस होगा 264, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपके पास वो क्या आने वाली है, 774 आने वाला है। और देखिए ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, और यही आपसे पूछा गया था, तो आप लोग यहां से कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन मार्क साइन है उसकी जगह पर वैल्यू क्या आने वाली है, 774, और ये आपको सी ऑप्शन में दी गई है। तो ये काफी सिंपल है, बोर्ड मास के रूल पर बेस्ड होते हैं, और आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले ये बोला है कि चेंजेस करना है, प्लस को तो माइनस से और गुणा को किसी भाग से बदलना है, तो आप लोग पहले उनको रिप्लेस कर लें और उसके बाद इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, तो आप लोग आराम से कर सकते थे। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन है उसमें ये आपका
आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग आराम से यहाँ पर सी ऑप्शन है उसको टिक करने वाले हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है वो आपको देखना है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा डाटा है वो सफिशिएंट है, आपको ये पूछा है। अब देखिए इसमें आपको क्या है, पहले स्टेटमेंट जो पर्सन में दिया गया है वो पढ़ना है। कह रहा है कि सौर्य ने पहले भारी पार्सलों की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए 5 स्थान ए बी सी डी ई है पर पार्सल डिलीवर किए। देखिए सौर्य है, उसने पहले भारी पार्सलों की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए, मतलब उसने भारी पार्सल है वो पहले डिलीवर किए हैं, भारी पार्सल है उनको पहले डिलीवर किया है, और फिर 5 स्थान जो है ए बी सी डी ई पर पार्सल डिलीवर किए हैं। अंत में किस स्थान पर डिलीवरी की गई, आपको ये निकालना है कि अंत में कौन से स्थान पर डिलीवरी की गई है। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, उसने फर्स्ट पार्सल यहाँ डिलीवर किया है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। आपको ये बताना है कि ये पार्सल जो है वो जो है किसको डिलीवर की गई है। तो देखिए पहला कथन पढ़िए, पहला कह रहा है कि स्थान सी का पार्सल अन्य सभी पार्सलों से भारी था। अगर स्थान सी का पार्सल है वो अन्य सभी पार्सलों से भारी था, तो उसने भारी पार्सलों को प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है। इसका मतलब सी का पार्सल अन्य सभी पार्सलों से भारी था, इसका मतलब सी सबसे पहले डिलीवर किया होगा। उसके बाद देखिए स्थान डी का पार्सल है बी और ए के पार्सलों से हल्का है। अब डी है वो बी और ए से हल्का है। अब डी और बी, जो आपका डी का पार्सल है वो बी और ए से हल्का है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी नीचे की तरफ आएगा। और किससे आएगा, बी और ए से। अब बी और ए की सीक्वेंस नहीं बता सकते कि बी और ए में कौन सा भारी है, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि डी सबसे नीचे आएगा या यहां आएगा। देखिए ये भी हो सकता है कि डी यहां जाए और ए और बी यहां जाए, और ये भी हो सकता है कि डी यहां जाए। इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा जो पार्सल है वो सबसे लास्ट में डिलीवर किया गया है। आप फर्स्ट को पढ़कर नहीं बता सकते। ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों को पढ़कर ही आप लोग यहां से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा पार्सल डिलीवर किया गया है। हमने यहाँ फर्स्ट को पढ़ा, उससे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि सबसे लास्ट में कौन सा है, और सेकंड को पढ़ा, उससे भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि दोनों से ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट से ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये देखना है। तो देखिए आपको बी ऑप्शन में दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड में दिए गए डेटा एक साथ पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप लोग यहां पर बी ऑप्शन को टिक करने वाले थे। ओके, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना था कि कौन सा डाटा सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपने देखा है कि दोनों स्टेटमेंट ये डाटा को मिलकर भी हम लोग यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही पर्याप्त नहीं है। तो ये काफी सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बोला है कि 3, 5, 7, 1, 8, 6, 9 में प्रत्येक अंकों, यहाँ अंकों को लिखना है। और देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कितने अंकों का स्थान है वो मूल स्थान में अंकों के स्थानों की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए संख्या क्या है आपकी, 3 है, 5, 7, 1, 8, 6, 9 ये डिजिट है। इनमें देखिए सबसे पहला डिजिट आपको यहां पर अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, और आपको बाएं से दाएं लिखना है। तो इनमें सबसे पहले आपका क्या आने वाला है, 1। और उसके बाद देखिए यहां पर क्या आने वाला है, 3। अब 3 के बाद क्या आने वाला है, 5। 5 के बाद आने वाला है 6। 6 के बाद देखिए ये 7 है वो आने वाला है, और उसके बाद ये आ जाएगा 8, और उसके बाद 9। आपको ये बताना है कि कितने अंक हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो पहले यहाँ 3 था, अब 1 आ गया, मतलब चेंज है। 5 से 3 आ गया, ये भी चेंज। 7 की जगह पर 5 ये भी चेंज है। 1 की जगह पर 6 ये भी चेंज है, और 8 की जगह 7 ये भी चेंज है। 6 की जगह 8 ये भी चेंज है। तो आप देख सकते हैं केवल 9 है वो आपका अनचेंज्ड है। यही आपसे पूछा है कि कितने अंकों की तुलना, अंकों का स्थान है वो अनचेंज्ड है। तो आप कह सकते हैं 1, और ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप यहां से कहने वाले हैं कि जो 1 आपका डिजिट है वो अनचेंज्ड है, उसकी स्थिति अपरिवर्तित है, जो कि आपको यहां पर सी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहां पर आपका सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, मतलब आपको डिफरेंट है वो बताना है। और देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, आपको दिया है 494 और 19 दिया है। ओके, और ये देखिए आपको दिया है 286 और 11 दिया है, और ये दिया है 104 और 4 दिया है, 521 और 20 दिया है। तो देखिए ये सीधा है, आप लोग देख सकते हैं 11 और 26, अगर 11 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, 26 गुणा 11 करेंगे तो आपको पता है 286 आता है। ऐसे देखिए 26 से गुणा अगर 4 को करते हैं तो ये भी आपका क्या आता है, 104 आ रहा है। ऐसे देखिए 19 गुणा 26 करते हैं
तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक नंबर है। अगर 19 गुणा 26 करोगे तो 494 आएगा, लेकिन देखिए 20 को अगर 26 से गुणा करते हैं तो ये आपका 520 आता है और ये 521 दिया है, इसका मतलब ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन है उनमें सिमिलरिटी है कि वो गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 है, लेकिन ये जो एक ऑप्शन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये गुणा 26 करने के बाद अगर 26 से गुणा करते हैं तो उसके बाद +1 है, इसका मतलब ये डिफरेंट है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। तो ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना था कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है वही आपको बताना था। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये कह रहा है कि कर्व का कोड है वो ये है और बोट का कोड ये है, तो आपको बताना है बी के लिए कोड क्या है। ये कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें आपको ये कंपेयर करना था कि दोनों वर्ड को देखिए और दोनों वर्ड में देखिए कौन कौन से अल्फाबेट लेटर हैं वो कॉमन है। आप देख सकते हैं केवल एक ही अल्फाबेट लेटर कॉमन है दोनों में। दोनों में वर्ड है, इन दोनों वर्ड में केवल और केवल एक ही अल्फाबेट लेटर कॉमन है, तो आप लोग देखेंगे कि दोनों के कोड में एक कोड भी कॉमन होगा। और वो कोड क्या है? 3 है। 3 दोनों में कॉमन है, तो बी के लिए कोड क्या होगा? तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि बी के लिए कोड है वो 3 होने वाला है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। यही आपसे पूछा है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन है। कंपेयर करके आपको बताना है, एक अल्फाबेट लेटर कॉमन है, इसका मतलब एक कोड भी यहां पर कॉमन होने वाला है। चलिए देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक कथन दिया गया है और नीचे कार्रवाई दी गई है और आपको बताना है कि सही कार्रवाई कौन सी है। तो कह रहा है कि कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में मंत्रालय से शिकायत की है। कई लोगों ने क्या किया है कि अपना जो आयकर रिटर्न है उसका रिफंड मिलने में देरी हुई है और देरी के संबंध में वित्त मंत्रालय से शिकायत की है, ऐसा कथन कह रहा है, स्टेटमेंट में कहा गया है। अब कार्यवाही बतानी है आपको कि वित्त मंत्रालय को आयकर रिफंड में देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करनी चाहिए। तो पहली जो कार्यवाही है वो कोर्स ऑफ एक्शन है वो काफी ठीक लिखी है, क्योंकि अगर देरी हुई है तो आयकर रिफंड में देरी के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई है उन शिकायतों की क्या करनी चाहिए? जांच करानी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट क्या है? ठीक कोर्स ऑफ एक्शन है। सेकंड लिखा है कि वित्त मंत्रालय को देरी की अवधि के लिए आयकर दाताओं को उनके रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए। तो देखिए देरी हुई है तो डेफिनेट उस राशि का उनको ब्याज मिलना चाहिए, तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी ठीक लिखा है। इसका मतलब रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए, तो दोनों की दोनों कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या लिखी है? ठीक लिखी है। क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर सरकार रिफंड करने में देरी कर रही है तो डेफिनेट उसका जो लोगों को क्या मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए, मतलब उसका ब्याज मिलना चाहिए। ओके, तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है ये भी आपका ठीक है, दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है और वो आपको सी ऑप्शन में दी गई है। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक वर्ताकार मेज के चारों ओर, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए कितने व्यक्ति हैं आपके पास? 6 व्यक्ति हैं। तो ये एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले आप लोग इन 6 व्यक्तियों को बिठा दो। इन सभी के मुख हैं वो केंद्र की ओर दिए हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो ये सेंटर की तरफ फेस करके बिठा दिया है। कह रहा है कि ओ वाई का इमीडिएट नेबर है, निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है कि ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस लाइन को एक बार होल्ड कीजिए आप लोग। और देखिए इससे आगे लाइन लिखा है कि जेड ओ के दाएं दूसरा है, तो देखिए ये ओ है, इस ओ के दाएं पहला, दाएं साइड ये है, तो ओ के दाएं पहला और दाएं दूसरा, ये कौन हो जाएगा? आपका जेड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक्स एम और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। देखिए एक्स है उसका एक इमीडिएट नेबर है वो एम है और एक इमीडिएट नेबर एन है, तो यहां तो एक्स आ नहीं सकता, यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों इमीडिएट नेबर एम और एन है, और यहां भी नहीं आ सकता, तो ये एक्स आएगा और उसका इमीडिएट नेबर एम और एन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर ये एम है तो ये एन होगा और अगर ये एम है तो ये क्या होगा? एन होगा। अब देखिए कहा था, एक लाइन हमने होल्ड की थी कि ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है। आप देख सकते हैं ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है, तो डेफिनेट ये आने वाला है और इस लाइन इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये एम एन रखते ही आप लोग डेफिनेट यहां बचा हुआ व्यक्ति वाई ही रखने वाले थे। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि एक्स एम और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये एम है, ये एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहां एम नहीं आएगा, तो डेफिनेट ये क्या आने वाला है? एन आने वाला है और ये आपका क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। और देखिए एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, फिर आपसे पूछा है वाई के ठीक बाई कौन बैठा है, तो देखिए ये वाई है आपका,
और y के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ये इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, o, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप यहां से डी ऑप्शन है उसको टिक करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि y की इमीडिएट लेफ्ट में o बैठा है, इसलिए यहां पर आपका आंसर है वो o होने वाला है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। अब ये आपको सिंबल दिए हुए, इनका अर्थ दिया हुआ है और सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है कि देखिए Y U का, सॉरी Z से पूछा है, तो रिलेशन U और Z के बीच में पूछा है। अब देखिए आपको ये रनिंग पैटर्न में दिया है, पी क्यू दिया है, आगे भी पी क्यू पी क्यू पी क्यू दिया है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट को आप लोगों को राइट साइड से पढ़ना चाहिए। और देखिए यू और जेड में राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जेड से स्टार्ट कर रहे हैं और रिलेशन भी आपको जेड से ही पूछा है, इसका मतलब सीधा इसी का आंसर आने वाला है। तो देखिए ये जेड, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या है, पत्नी, तो आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये जेड की क्या हो गई, पत्नी। और पत्नी के बाद देखिए ये डिवीजन लिखा है, तो डिवीजन का अर्थ है पिता। अब पत्नी का पिता, तो देखिए पत्नी का पिता, इसका मतलब कौन होगा, पत्नी का जो पिता है वो कौन होगा, ससुर होगा। और ये देखिए प्लस लिखा है, तो प्लस का अर्थ क्या है, माता है। और ये जो लिखा है माइनस, उस माइनस का अर्थ क्या है, भाई है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है। अब आपको पढ़ना है कि ये जेड है, ये जेड की क्या है, पत्नी, और पत्नी का पिता, इसका मतलब क्या हो गया, पत्नी का पिता ससुर हो गया है। और ससुर की माता, तो ससुर की माता और उसका भाई, ससुर की माता का भाई। अब ससुर की माता का भाई, इसका मतलब ससुर के मामा जी हो गए। तो देखिए आप लोग यहां से कह सकते हैं कि ये पत्नी के पिता के मामा, तो बिल्कुल ठीक लिखा है, पत्नी के पिता के मामा ए ऑप्शन में लिखा है। तो हम लोग यहां पर जो है ए ऑप्शन को टिक करने वाले हैं, क्योंकि ससुर लिखा है और ससुर की माता, ससुर की माता लिखा है और उनके भाई लिखा है, इसका मतलब ससुर के मामा हो गए हैं। और ससुर के मामा मतलब पत्नी के पिता ससुर हो गए हैं और उनके मामा, तो ये ए ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग यहां से डेफिनेट ए ऑप्शन को आप लोग आंसर कर सकते हैं, जो कि काफी सिंपल है। ओके, चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पूछा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सीरीज है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग यहां से देखिए गुणा 2 -2 है, 26 गुणा 2 करेंगे तो 52 आएगा और -2 है। और ये देखिए गुणा 2 करेंगे, ये आपका क्या है, -2 है। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं 5 गुणा 2 10 और -2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 गुणा 2 16 करके -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो डेफिनेट काफी सिंपल सीरीज दी है। आप लोग उधर से राइट साइड से लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हैं, इधर से लिखेंगे तो डिवीजन से लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप किसी भी साइड से लिख सकते हैं। तो डेफिनेट इसका आंसर है वो क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो सीरीज का काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है वही स्टेटमेंट दिया है उसी टाइप से और पूछा है कि क्या पूछा है, यू का बताना है। देखिए यू का बताना है और जेड से बताना है, तो जेड से बताना है, यू मतलब इन दोनों के बीच में पूछा है। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ यहां पर माता दिया है। ओके, और ये डिवीजन है, डिवीजन का अर्थ यहां पर पिता है। और ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का अर्थ यहां पर पत्नी दिया है, वाइफ। और माइनस है, उसका अर्थ क्या दिया है, भाई दिया है। तो देखिए अब z से स्टार्ट कर रहे हैं, z से ही पूछा है, देखिए z से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से पूछा है। तो सिंपल है, आप लोग पढ़ेंगे कि ये z की क्या है, माता, माता का पिता, इसका मतलब क्या हो गया, नाना, नाना की पत्नी है वो हो गई नानी, और नानी का भाई है। अब नानी का भाई है वो आपको क्लियरली देखिए इसी ऑप्शन में लिखा है, नानी का भाई, तो ए ऑप्शन है वो आपका यहां पर आंसर होने वाला है, नानी का भाई। और नानी का भाई आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, तो सीधा आप लोग यहां पर ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। काफी सिंपल है, सीधा आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस स्टेटमेंट को आपको पता है कि रनिंग पैटर्न में है और जो रनिंग पैटर्न में होते हैं उनको राइट साइड से पढ़ते हैं। अगर रिवर्स पैटर्न में होता, उल्टा होता, ये बी ए होता, तो डेफिनेट आपको यहां से लेफ्ट साइड में पढ़ना चाहिए था और लेफ्ट साइड से पढ़कर आप लोग आराम से कर सकते थे। तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है वो यहां पर देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन दिया है, काफी सिंपल, आप आराम से बता सकते हैं कि देखिए इस 2 का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो आपका जो 2 का प्रतिबिंब है वो ये बनने वाला है। उसके बाद 7 का प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए ये 7 का बनने वाला है। उसके बाद f का बनाएंगे तो देखिए ऑप्शन कैंसिल कर दो आप, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया है। उसके बाद में f इसमें उल्टा दिया है, ये कैंसिल है। यहां तक जो है 7 2 बिल्कुल सेम दिए हुए हैं, ये भी कैंसिल है, तो सी ऑप्शन बचा है। और बनाना चाहिए तो आप बना भी सकते हैं, जी का बिल्कुल ठीक दिया है, वी भी ठीक दिया है, बी 4 सब ठीक दिए हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। चलिए देखिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि 5 अलग अलग रंगों
के 5 घर हैं, 5 अलग अलग रंगों के 5 घर हैं, और कह रहे हैं कि प्रत्येक को 2 आसन घरों के बीच के समान जगह के साथ उत्तरमुखी एक पंक्ति में बनाए गए हैं। तो देखिए ये उत्तरमुखी पंक्ति है, कौन से रंग का घर है वो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। आपके 5 घर हैं, ये 5 घर हैं उत्तर की तरफ फेस किए हुए, सबसे ठीक बीच में कौन सा है ये आपको बताना है। कह रहा है कि हरे और पीले रंग के घर है पंक्ति के अंतिम छोर पर बनाए गए हैं। अब हरे और पीले अंतिम छोर पर है, तो अगर ये हरा है तो ये क्या है, पीला है। और देखिए अगर ये हरा है तो ये क्या होगा, पीला। ऑब्लिक करके लिखेंगे क्योंकि इससे कंफर्म नहीं है कि कौन सा हरा है कौन सा पीला है, क्योंकि अंतिम छोर 2 होते हैं, बायां छोर और दायां छोर। फिर कह रहा है कि इससे डाटा जो है, अब फर्स्ट कथन को पढ़कर आप नहीं बता सकते कि ठीक बीचों बीच कौन सा घर है। तो देखिए सेकंड को पढ़ते हैं, बैंगनी और नीले रंग के घर है वो क्रमशः हरे और पीले रंग के घरों के ठीक पड़ोस वाले घर है। अब देखिए हरे और पीले, तो ये हरा है तो ये पीला है, और अगर ये पीला है तो ये हरा है। वो कह रहा है बैंगनी और नीले घर हैं वो इनके हरे और पीले के ठीक पड़ोस वाले हैं। इसका मतलब इनके पड़ोस वाले ये 2 घर हैं, और इन दोनों में से एक तो क्या है, बैंगनी है, और एक क्या है, नीला है। और वो किसके अकॉर्डिंग है, देखो क्रम से लिखा है, इसका मतलब क्रम से लिखा है तो ये हरा है, हरे का निकटतम पड़ोसी तो बैंगनी है, और नीले का पड़ोसी है वो कौन सा है, पीला है, ये लिखा है क्रम से, इसका मतलब। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, अब ये कंफर्म नहीं है तो ये ऑब्लिक में आए तो ये भी ऑब्लिक में आ जाएंगे, लेकिन ये बीचों बीच आपका जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। और बचा हुआ देखिए कौन सा है, आप यहां देख सकते हैं, नीला आ चुका है, बैंगनी आ चुका है, और हरे और पीले आ चुके हैं। अब आपके पास लाल बचा है, इसका मतलब ठीक बीच में लाल आ जाएगा। तो अगर सेकंड वाला डाटा और फर्स्ट वाला डाटा दोनों मिलकर यहां पर काम में लिए जाते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब आप लोग ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में दिया गया डेटा एक साथ पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब बी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड में दिया गया डेटा एक साथ पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो यहां से आप लोग कहेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड दोनों डाटा की आपको रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। और यही आपको बताना था कि कौन सा डाटा है वो आपका सफिशिएंट है, वो आपको बताना था। ओके, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है जो कि डाटा सफिशिएंसी के होते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा डाटा है वो सफिशिएंट है। चलिए देखिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म से काफी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखिए लिखा है कुछ खिलौने गुड़िया है, तो देखिए सबसे पहले ये आपका खिलौने है, और ये क्या है, गुड़िया है। और देखिए रोबोट और रोबोट ओएस क्रम में है, तो देखिए सभी कुछ का पेयर है जो कि 10 में आता है, आपको पता है, और 10 में आता है, इसका मतलब ये आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं कि ये निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि कोई साइकिल रोबोट नहीं है, तो देखिए ये तो है साइकिल, और ये लिखा है रोबोट। और देखिए खिलौने खिलौने ओएस क्रम में ये कुछ कुछ का पेयर है, और अगर ये कुछ कुछ का पेयर है तो ये भी आपका 10 में आता है, इनसे भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है, इसका मतलब सेकंड भी गलत है। और दोनों गलत हैं तो इनके बीच में आइदर और इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो यहां देख सकते हैं खिलौने गुड़िया है, यहाँ पर रोबोट रोबोट और साइकिल है, इसलिए आइदर और भी नहीं लगने वाला है। तो आप कहेंगे दोनों के दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड सत्य है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि पारस अपनी कक्षा में, कह रहा है कि शीर्ष से 5वें स्थान पर और नीचे से 24वें स्थान पर है। तो देखिए शीर्ष से 5वें स्थान पर है, ये आपका पारस है, और जो नीचे से है वो आपका कौन सा है, 24वें स्थान पर है। अगर एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन पता चल जाती है तो आप यहां पर टोटल कितने व्यक्ति हैं ये आराम से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है सीधा, कि अगर दोनों साइड से पता है तो दोनों को ऐड कर दो और माइनस क्या कर दो, 1 कर दो, क्योंकि ये जो पारस है वो 5 और 24 दोनों में काउंट हो रहा है, और दोनों में काउंट हो रहा है इसलिए -1 कर देना चाहिए। तो 24 + 5 करेंगे 29 - 1 28, और ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताने थे, तो आप यहां से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन में दिया गया है 28 विद्यार्थी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है कि कौन सी आकृति है वो एम्बेडेड है, अंतर्निहित है, ये आपको बताना है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो ए ऑप्शन है इसमें आपकी आकृति है वो एम्बेडेड है, निहित है, ये देखिए, और ये जो पार्ट है वो इसमें दिया गया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, तो आप लोग सीधा आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि ए ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। ऐसे ही देखिए आपको पूछा है कि इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा, तो आप लोग क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि कौन से सिंबल जो है उनको यहां से रिप्लेस करें अल्फाबेट लेटर से। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है आपको इस तरीके से था कि यहां पर सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप यहां पर वी वाई डी रखते हैं और इसका रिलेशन ओ आर डब्ल्यू से बनाते हैं, तो देखिए रिलेशन क्या आता है, ये आपका 22 है, ये आपका 15 है, और ये आपका क्या है 25 है, ये आपका 18 है, और ये आपका 4 है, जिस 4 को हम लोग यहां पर 30 बी लिख सकते हैं 26 + 4 करके, और ये 23 है।
देखिए 22 से 15 है, ये आपका क्या है, -7 है। ऐसे देखिए 25 से 18 है, ये भी आपका क्या है, -7 है। और ये 30 से 23 है, ये भी आपका क्या है, -7 है। तो -7 -7 -7 का कॉन्सेप्ट है, तो VYD है। और उसके साथ KNS जो है वो आप देखिए इसमें RUZ लिखा है। अब सेम कॉन्सेप्ट इसमें बना दो कि RUZ में, तो देखिए ये 18 है और ये 21 है और ये 26 है। अब परसेंट बाद में लिखा है, इसका मतलब बाद वाला आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना था, -7 करना था, तो 11 आएगा। 11 का मतलब K आने वाला है। इसमें -7 करोगे तो देखिए -7 करोगे तो आपके पास 14 आने वाला है, और 14 का मतलब N आने वाला है। ओके, इसमें -7 करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 19, और 19 का मतलब S, तो KNS आएगा। तो सी ऑप्शन में दिया गया है, देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है कि सबसे पहला जो हैश है वो तो किससे रिप्लेस होना चाहिए, VYD से, और ये जो परसेंट है वो किससे होना चाहिए, KNS से। तो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट बन जाएगा, -7 -7 -7 का कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ऐसे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि शहर एक्स में कल हुई भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। अब ऐसा कथन में कहा गया है, और आपको बताना है प्रभाव कौन से सही है, आपको यही बताना है कि इससे कौन से प्रभाव हैं वो यहां पर देखे जा सकते हैं, संभावित प्रभाव क्या है। तो देखिए एक्स शहर है, उसमें कल जो है, कह रहा है कि कल हुई भारी बारिश के कारण, भारी बारिश हुई है जिसके कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। इसका मतलब इसका प्रभाव, अगर बाढ़ आई है तो रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर डेफिनेट आने वाला है। और देखिए कह रहा है रेलवे ने आज सुबह शहर एक्स से शुरू होने वाली 3 ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की घोषणा की है। तो देखिए बाढ़ आई है और उसका प्रभाव है, जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं कि उस बाढ़ को देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर आई है, तो डेफिनेट प्रभाव, उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि डेफिनेट आज जो आने वाली 3 ट्रेनें हैं उनकी देरी में, उनसे रिलेटेड जो है वो ये है कि वो देरी हो सकती है, लेट हो सकती है। तो देरी की घोषणा की है, तो ये इसका प्रभाव हो सकता है, बिल्कुल फर्स्ट ठीक बोल रहा है। कह रहा है कि कल शाम कई उड़ानें शहर एक्स के हवाई अड्डों पर उतरने में असमर्थ रही। देखिए यहां जो कहा गया है कि कल शहर एक्स में कल हुई भारी बारिश के कारण, अब कल अगर भारी बारिश हुई है तो डेफिनेट हम लोग कह सकते हैं कि हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रही होंगी। कल शाम कई उड़ानें हैं वो शहर के एक्स के हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रही होंगी। तो आप लोग कह सकते हैं कि सेकंड वाला भी डेफिनेट यहाँ पर अनुमान, जो प्रभाव है वो हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड इसका प्रभाव हो सकता है। संभावित प्रभाव लिखा है वैसे भी, क्योंकि ऑप्शन में लिखा है। और कह रहा है कि वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने बढ़ा दी है। अब देखिए इसका इफेक्ट टैक्स से रिलेटेड नहीं हो सकता, काफी सिंपल, ये तो आपको पता ही है कि अगर बारिश आई है, बाढ़ आई है, तो उसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो थर्ड नहीं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड होने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसके संभावित प्रभाव हो सकते हैं। तो डेफिनेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। हालांकि कॉज और इफेक्ट में ये पूछता है कि कॉज अलग पूछता है, इफेक्ट अलग, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है कि ये बताना होता है कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कारण दिया है, कारण को एक्सप्लेन किया गया है, प्रभाव दिए गए नीचे इफेक्ट, और उनमें से ये बताना है कि कौन से इसके पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। तो पॉसिबल इफेक्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए ये 7 व्यक्ति हैं और इन्होंने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ओके, अब कह रहा है कि जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, तो देखिए ये आपका जी हो गया है। बी ने दूसरे उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, सबसे सेकंड हाईएस्ट जो है वो बी ने प्राप्त किए हैं, इसका मतलब डेफिनेट ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कह रहा है कि जो 80 थे, इसके जो मार्क्स हैं वो क्या है, 80 मार्क्स हैं। बी ने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं और वो 80 हैं। ए ने 72, अब देखिए ए है उसने 72 किए हैं, तो डेफिनेट 80 से कम है। अब 80 से कम है तो इस साइड आने वाला है। ये हम मार्किंग इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट इस साइड चल रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन के साथ। तो ए है वो डेफिनेट इनमें से आने वाला है। अब कह रहा है कि ई ने एफ से अधिक, देखिए ई है उस ई ने अधिक है, वो किससे किए हैं, एफ से अधिक किए हैं। ई ने एफ से अधिक लेकिन सी से कम। अब लेकिन कह रहा है, इसका मतलब ई ने सी से कम किए हैं, तो ये सीक्वेंस आने वाली है इनके बीच में। और सी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 11 के गुणज हैं। देखिए सी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है वो 11 के मल्टीपल हैं, एक तो ये कह रहा है, और 70 से कम है। अब 70 से कम है तो डेफिनेट 72 है वो ए के हैं, तो डेफिनेट इसके 72 से कम है। देखिए 70 से कम है, एक तो ये कह रहा है और साथ साथ ये कह रहा है 11 के मल्टीपल है, तो डेफिनेट ये ए आने वाला है। और ए के कितने, 72, तो डेफिनेट आप यहां पर रख सकते हैं। देखिए बी से कम है, ACEF आप यहां पर रख सकते हैं, ये ए आएगा और ये सी आने वाला है, ये ई आने वाला है और ये एफ आने वाला है। अब इनमें से आपको पता है कि ए के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 72 है, ये हमने रख दिए। और सी के लिए बोल रहा है कि इसके 70 से तो क्या है, कम है।
अब देखिए यहां से हटा देते हैं, ये बोल रहा है कि इसके मार्क्स हैं वो 70 से तो क्या कहें कम है, 70 से कम है। और 70 से कम के साथ साथ किसके मल्टीपल हैं, 11 के मल्टीपल हैं। अब 70 से कम अगर 11 के मल्टीपल हैं तो आप डेफिनेट क्या कह सकते हैं, देखिए यहां से कि 11 के मल्टीपल जो 70 से कम आएंगे, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, और क्या है जो आपका 55 है, और क्या है 66 है। 70 से कम यही मल्टीपल होते हैं। सी और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का योग 120 है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, एडिशन 120 है। अब देखिए अगर सी के मार्क्स की बात करें, अगर 11 लेंगे, अगर छोटी वैल्यू होगी तो एफ की बड़ी वैल्यू आएगी, जबकि वैल्यू किसकी बड़ी आनी चाहिए, सी की बड़ी आनी चाहिए। आप सीधा देखिए ये छोटी वैल्यू है वो डायरेक्ट कैंसिल, क्योंकि 11 होगा तो 120 में से 11 माइनस करोगे इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। 22 में भी ऐसा ही होगा, 33 में भी ऐसा ही होगा, 44, ये सब कैंसिल। अगर ये वैल्यू 55 लेंगे तो 120 माइनस 55 करोगे तो वो भी वैल्यू से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये भी कैंसिल है। क्योंककि देखिए अगर सी की वैल्यू 55 लेते हैं तो डेफिनेट ये वैल्यू 65 आएगी, और 65 एफ के कम नहीं हो सकते, 65 ज्यादा है, 65 ज्यादा है, इसलिए आप यहां पर कहेंगे कि ये यहां नहीं आ सकता। तो अगर इसकी वैल्यू 66 आनी चाहिए, फिर सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 66। और अगर इसकी वैल्यू 66 आती है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एफ की वो क्या आने वाली है, 54, क्योंकि दोनों का जो योग है वो योग कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो एफ के मार्क्स है वो 54 हो जाएंगे। और यही पूछा एफ द्वारा प्राप्त अंक क्या है, तो एफ द्वारा प्राप्त अंक है वो क्या है, 54 है, जो कि आपको यहां पर डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप यहां पर डी ऑप्शन को आंसर टिक करने वाले थे। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अनुभवी बागवानी की तरह, एक स्टेटमेंट दिया है कि अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जी है वो मृदा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन का अभ्यास करता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है। अब अनुभवी बागवानों की तरह ही वो कर रहा है, और क्या कर रहा है, जो जी है वो उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए ये कोई सस्यावर्तन है उसका अभ्यास कर रहा है, जैसे पौधों की समृद्धि और विविध जो उनकी विविधता है वो बढ़ती है, मतलब उससे फायदा हो रहा है डेफिनेट उसको। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान ऐसा कुछ है जो स्टेटमेंट में हाइड होता है, डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं होता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं। पहला कह रहा है कि बागवान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः इसके अभ्यास से प्रभावित है। सस्यावर्त जो लिखा है इसके अभ्यास से प्रभावित है, तो डेफिनेट प्रभावित है। अगर प्रभावित है तभी वो इसका क्या कर रहा है, देखिए यहां पर लिखा था कि वो उसका अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करता है, इसका मतलब डेफिनेट उसको कोई ना कोई फायदा मिल रहा है, इसीलिए वो अभ्यास कर रहा है। तो डेफिनेट उसके जो बागवान है उसके बगीचे में इसके जो विविध और पौधे हैं उनकी वृद्धि है, उनकी जो ग्रोथ है वो डेफिनेट इससे प्रभावित है, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए वो इसका जो है वो अभ्यास कर रहा है। अब कह रहा है कि सर्वोत्तम बागवानी की अभ्यासी के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। अब ये अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वो इसका अभ्यास करता है, इसका मतलब वो अभ्यास कैसे कर रहा है, वो अन्य से परामर्श ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका आप लोग आइडिया बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड वाला अनुमान यहां पर नहीं लगाया जा सकता, केवल फर्स्ट है वो अनुमान लगाया जा सकता है, और ये आपको बी ऑप्शन में दिया गया है, तो केवल फर्स्ट अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए आप लोग यहां पर बी ऑप्शन है वो टिक करने वाले हैं। ओके चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो एरो है वो लगातार अपनी जगह पर रोटेट हो रही है, और रोटेट कैसे हो रही है, देखिए ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, इससे इसमें देखिए 90 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, और फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगी, तो यहां पर एरो है वो ऐसे बनने वाली है। ओके फिर देखिए एरो है वो आपकी ऊपर की तरफ बनने वाली है, हम ये कहेंगे कि जो एरो है वो एरो कहां बनने वाली है, यहां पर जो ये आकृति है बनने वाली है, इसमें सेंटर में बनने वाली है ऊपर की तरफ। फिर देखिए ए है वो यहां से हाफ साइड के इक्वल मूवमेंट कर रहा है, आपका यहां आ गया है, और ये क्लॉकवाइज पैटर्न में हाफ साइड के इक्वल मूवमेंट चल रहे हैं। देखिए सी आपका यहां आ गया है और ये डी यहां चला गया है। अब अगली में देखिए फिर ए आपका फिर से यहां इस कॉर्नर में आ रहा है, मतलब हाफ साइड के इक्वल मूवमेंट है, और बी आपका इस कॉर्नर में हाफ साइड के इक्वल क्लॉकवाइज पैटर्न में मूवमेंट चल रहे हैं। फिर से देखिए इसमें क्या है, ए आपका यहां आ गया, इसका मतलब हाफ साइड की क्लॉकवाइज पैटर्न में ये मूवमेंट चल रहे हैं। तो देखिए अगले में फिर से चेंजेस होगा, ए आपका यहां आ जाएगा हाफ साइड के इक्वल मूवमेंट, तो ये आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और बी आपका इस कॉर्नर में चला जाएगा, तो ये बी आना चाहिए, सी आपका यहां चला जाएगा, ये सी है और ये डी है। ऐसा आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो एरो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब एरो ऊपर की तरफ होनी चाहिए तो ये दो ऑप्शन है, और उनमें भी आपको देखना है कि वहां ए होना चाहिए यहाँ, और ए बी सी डी इस ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सी ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला है। तो ये था आपका पेपर, डेफिनेट आपने अच्छा ही किया होगा, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में हम लोग अगले पेपर के सॉल्यूशन को लेकर मिलने वाले हैं। ओके थैंक यू।